नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी का। तो आज 51 नंबर क्वेश्चन से अब आगे करेंगे। 2015 का ये पेपर है। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ ये कि 2015 वाला पेपर है। इसके दो पार्ट पहले आ चुके हैं। कोशिश करेंगे कि पूरे पार्ट हो जाए, इसमें क्वेश्चन हो जाए आज। नहीं होगा तो ठीक है, जितना भी रहेगा उस हिसाब से देख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जरा सा भी जिसको आइडिया होगा कि कैबिनेट मिशन कब आया था, वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। अदरवाइज तो फिर दिक्कत होने वाली है ही, क्योंकि इजी नहीं होता। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। बिल्कुल सिफारिश की थी, बिल्कुल सही बात है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, नहीं। कैबिनेट मिशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये तो शासन अधिनियम जो आए थे 1919 1935 के, उनमें इनकी सबकी व्याख्या की गई थी। और इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, नहीं। ये भी इसमें नहीं किया गया था। ये सारे काम थे शासन अधिनियम में। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संघीय सरकार के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। बेसिकली आईसीएस और आपका भारतीय न्यायालय में शक्तियों के विस्तार के लिए ऐसा कोई सीन था नहीं। और बेसिकली ये क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार के पास जो मौजूदा शक्ति है उसको भारत सरकार को हस्तांतरित करने के लिए इसकी इसको ये मिशन जो है वो भारत में था 1946 में। और जो क्लेमेट एटली जो थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको भेजा था। ठीक है। तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा। 52 देखिए, बाहर से कोई शोर आ रहा होगा कुत्ते कुत्ते भौंकने का, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है। तो निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित हो जाती है, यानी बर्फ तक जम जाती है। ठीक है। अब थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन है, तो आप इसमें सीधा आंसर इसका देखो। जो नामदफा जो नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, उसमें ये इस तरह का पूरा सीन होता है। तो अगर किसी को याद है कि कंचनजंगा जो अपना नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है किसी को भी? सिक्किम। सिक्किम में है नंदा देवी, यूके। नेवरा वैली, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो नेवरा वैली तो बता सकते हो। नेवरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। और नामदफा कहाँ पे है? नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क किसी को भी आइडिया हो? कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल। अब देखो, आर्कटिक वाली बात है तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट बंगाल तो होगा नहीं, नेवरा वैली में तो नहीं पड़ती। ठीक है। आप यूके भी काट सकते हो, बट मामला फंसता फिर किसमें? आपका कंचनजंगा और नामदफा में। तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर। और जनरली यूपीएससी अरुणाचल प्रदेश वगैरह को कुछ ज्यादा लाइक करती है, तो वहां से क्वेश्चन पूछती रहती है, अरुणाचल से, आसाम से, है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? वेरी फेमस क्वेश्चन, यूपीएससी फिर दोबारा पूछ चुकी है, आगे के क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है कि विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। ठीक है। ह्यूमन राइट्स के लिए आंदोलन है, याद रखना ये आप। 54, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? इनमें से कौन सा जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? आइडिया हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। तो धोले स्थित जो शैलकृत हाथी है, इनमें इन सब में ये सबसे पहले बनाया गया था। अब मैं एक एक के बारे में अगर आपको इसमें डिटेल दूं, तो जो भुवनेश्वर का जो लिंगराज जो टेम्पल है ना, ये कब बना था? कोई बताना चाहेगा? ये 11वीं शताब्दी में बना था। ठीक है। 11वीं शताब्दी में। तो 250 ईस्वी के आसपास बना था। ठीक है, 250 ईस्वी के आसपास। ठीक है। और जो महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम स्थित शैलकृत जो स्मारक है, ये आपके 7वीं शताब्दी में जो पल्लव जो शासक थे उन्होंने बनाए थे। तो और इसके अलावा उदयगिरि स्थित वराह मूर्ति जो है वो 5वीं शताब्दी में। तो इस तरह से आपका धौली स्थित शैलकृत हाथी जो है ये सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा सामंती शासन व्यवस्था के अनिवार्य तत्व थे? ठीक है। 55 नंबर को देखिए आप।
तो सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामीदास का संबंध बना, बिल्कुल ऐसा मामला था। भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर प्रशासनिक संरचना का उद्देश्य, बिल्कुल ऐसा हुआ था। अत्यंत सशक्त केंद्रीय केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय तथा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ऐसा उसमें कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक जमींदार और किसान के बीच का मामला था। सरकार सीधा हस्तक्षेप करती नहीं थी। तो इसमें 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, ये का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, तो फिर देखिए कह रहा है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स। ठीक है, तो आईएमएफ आप इसमें काट सकते हो और एडीबी भी इसमें काट सकते हो, क्योंकि ये जनरली इस तरह के काम करते नहीं है, स्पेशली बायो कार्बन को ले लेकर के। तो ठीक है, तो आपका फिर यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक बचता है। तो वर्ल्ड बैंक ने इसका क्या, वर्ल्ड बैंक जो इसका क्या करता है, प्रबंधन करता है। ओके, अब आ जाओ 57 में। और वैसे भी बताया था मैंने पहले कि जब भी इस तरह से है तो वर्ल्ड बैंक को आप सबसे एक नंबर पे रखोगे, फिर आप यूएनईपी को रखोगे, फिर आप आईएमएफ को रख सकते हो, और यूएनएफसीसी को इसके बाद में रखते हैं। तो इस तरह से यूपीएससी हमेशा लगभग वर्ल्ड बैंक से हमेशा क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। 57 में क्या है कि इनमें से क्या है कि भारत किन का सदस्य है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका इंडिया सदस्य नहीं है। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का सदस्य है। और इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट, इसका नहीं है। सॉरी, रुकिए, गलत कर दिया ना। इसका नहीं है, आसियान का नहीं है। ईस्ट एशिया समिट इसका है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसका सदस्य है। इसमें केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? इनमें से किसके आयात की अपेक्षा होती है इस्पात उद्योग में? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि कोयले के मामला फंसेगा कहीं नहीं, कि कोयला काम आता है सीधा सीधा इस्पात मामले उद्योग में। ठीक है, तो इसी के आयात की अपेक्षा होती है, भारत खरीदता भी है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए? भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बारे में जो उपबंध जो भी है वो निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो वो एससी और सॉरी ये एसटी जो है उनके हितों के संरक्षण के लिए है, उनके प्रशासनिक क्षेत्र के लिए है। याद तो है ना 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची? अब ये बताने वाली चीज नहीं है, बिकॉज आप लोग ये अच्छे से कर चुके हो और आपको करना पड़ेगा। सारी अनुसूची जो 12 है वो आपको एक लाइन से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आप एक्टिव लर्निंग है, आपको करनी पड़ेगी। सरकार, संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, करते हैं। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरण डिस्टर्बमेंट्स के लिए भी भारत की संसद प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि इस तरह के काम के लिए तो भारत की संसद के प्राधिकरण की ऑल सभी के लिए तो क्यों होगी, है ना? वैसे भी क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, आप इसको काटो, आप इसको काटो। इसके बाद में देखिए आपका 2 तो सही है, तो आप 2 को तो छेड़ो ही मत। फिर भी पढ़ने को पढ़ सकते हो कि भारतीय संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकल, बिल्कुल सही बात है। संचित निधि से आप संसद के अथॉराइजेशन के बिना निकाल नहीं सकते, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। तो 2 तो वैसे और 2 वैसे सभी में सही सही है। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले, राजस्व विभाग होता है क्या इसके लिए? जो संसद में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया उसके लिए कौन उत्तरदायी है? राजस्व विभाग होता है क्या? चलो आपके लिए ये मैं क्या करता हूँ, होमवर्क है ये, कि कौन है इसके लिए उत्तरदायी। आर्टिकल 110, 111, 112 आप अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन इसके लिए उत्तरदायी है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। इसके बाद में संविधान का रक्षक कस्टोडियन कौन है? वेरी जनरल स्टेटमेंट, वेरी इजी, आना ही चाहिए आपको, भारत का सुप्रीम कोर्ट। देन अब इसमें वही है, ईयर वाली बात है यार। ठीक है, मैंने देखा, मैंने आगे पढ़ा नहीं, बट इसमें ईयर दिए गए हैं, बट देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध करने के लिए। अब सिंचाई का मामला यार, ऋण क्यों देगा भाई? पानी वानी की व्यवस्था करवाएगा ना, गलत करो। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम इतने इतने 75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ये मामला बिल्कुल सही है यहाँ पे, बट ये मामला गलत है। सिंचाई में ऋण विण की सहायता क्यों देगा भाई वो? ठीक है, और ये बहुत स्पेसिफिक है, बार बार पूछता है, तो इसको फिर से रट भी लो कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 जो है वो जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग
अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? तो वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है उसके अधिनियम इसका अनुमोदन किया गया था। किसके अंतर्गत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अब इतने बड़े बड़े देख करके आप चौंक मत जाइए, मालवाल के भौगोलिक प्रदर्शन और इन सबसे नहीं होगा, ये तो वैसे नहीं होगा, खाद्य सुरक्षा वाला मामला वैसे नहीं फंसेगा, इन दोनों की बात है। आप पर्यावरण के अंतर्गत वन्य जीव होते हैं, वन्य जीव के अंतर्गत पर्यावरण होता है, तो बहुत स्पेसिफिक हो गया ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सही हो जाएगा। मेकोंग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पैरेनी में से कौन सा देश प्रतिभागी नहीं है? ठीक है, कौन सा देश इसमें से प्रतिभागी नहीं है? तो कंबोडिया है, चीन है, म्यांमार नहीं है, थाईलैंड है और बांग्लादेश नहीं है। तो इसमें आपका एक और तीन हो जाएगा। समाचारों में आने वाला जो बेसल थर्ड है, बेसल थर्ड क्या है आखिर? तो बेसल थर्ड जो है वो आपका बैंकिंग एरिया के सेक्टर से संबंधित है। इन्वायरमेंट वगैरह से मत कराना, या फिर वो कहीं ये समझ के कि यार BS4 BS6, BS6 तो आपका क्या बोलते हैं कि जो गाड़ियां डीजल वगैरह आती है उनसे हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से हो सकता है, या फिर CFC से हो सकता है। नहीं, ये बैंकिंग से बेसल थर्ड। अब बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहने वाली हवाएं जो पछुआ पवने कहलाती है। पौन 30 से 60 में कहाँ चलती है? तो राजस्थान अपने इंडिया में चलती है पछुआ पवने ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो उसकी वजह से तो बारिश बारिश होती है सर्दी के अंतर्गत। तो वो फिर 0 से 30 होना चाहिए ना। ये तो स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन में आने वाली जो आर्द्र वायु सहती है पशु पालनों का, बिल्कुल सही बात है, ये भी तो बताया ऊपर वाला, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। 66 में 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IORARC के सदस्य में निम्नलिखित पर विचार करो। आओ करते हैं। ये एक ऐसी मैत्री जो केवल समुद्री सुरक्षा के लिए, केवल सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा के लिए। भाई केवल समुद्र की सुरक्षा के लिए क्यों होगी, जब इन्होंने इतनी बड़ी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। क्षेत्रीय सहयोग में तो आर्थिक सहयोग भी आता है, सिर्फ सुरक्षा ही तो नहीं आती ना। तो स्टेटमेंट गलत होगा आपका। इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैतों की घटनाओं, तेल से जो तेल जो रिसने लगता है, घटनाओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुई है, की गई है। ठीक है, तो हालांकि 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस हिसाब से तो आप इसको करंट अफेयर से लिंक कर सकते हो, नो डाउट, उसमें वो सीन नहीं है। लेकिन एक सेकेंड गाइस, बट इसकी जो स्थापना है ना वो कब 1997 में की गई थी। ठीक है, और फिर रीजनल कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो फिर भी यही रीजन क्यों होंगे, समुद्री डकैत या फिर तेल अधिपल, है ना। रीजनल कॉर्पोरेशन में तो ये होता है ना कि आप 36 में जैसे सिर्फ आप आयात निर्यात का मामला भी फंसेगा, सुरक्षा का मामला भी फंसेगा, पर्यावरण का मामला भी फंसेगा, है ना। तो सिर्फ इसमें एक नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएंगे उसमें, और डी इसका ऑप्शन चला जाएगा। कौन सा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ठीक है, तो इसमें कौन सा हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उसके अंतर्गत ये मामला फंसा था। ठीक है, अब होमवर्क क्या है, ये कब हुआ था, बासुड़ आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब कब हुआ था, ये आपको बताना है। 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जैसे जड़े बड़े होंगे ना पेड़ पौधों की, तो उनसे क्या है कि उनको बनाकर कैसे, और पुल वगैरह बना दिया। तो मेघालय में ऐसा होता है। ठीक है, मेघालय में ऐसा होता है, आप ये याद रखोगे। ठीक है, मेघालय में हुआ। तो अभी रिसेंटली ये हिंदू वगैरह में आता रहता है कि वो एक अच्छी मतलब मतलब प्रेरणा प्रेरणा वाली बात है कि आप इन्वायरमेंट का इस तरह से भी यूज कर रहे हो। तो महासागर और समुद्र में ज्वार भाटाएं हैं जो किस किस के कारण आती है? तो बहुत ऑब्वियस, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि भाई कुछ तो उसका गुरुत्व होगा ना, सूरज का, सूर्य का, सन का, चंद्रमा का, तो वो इससे बात लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है, पृथ्वी तो घूम रही है ना, वो भी तो काम करेगी, तो उसका भी हो जाएगा। इसमें तीनों की वजह से क्या है, ज्वार भाटाएं आते हैं समुद्र और महासागरों में। और फिर वही वाली बात, कहीं में 0.001% इफेक्ट पड़ा अगर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का, या फिर मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का, या फिर पृथ्वी के सेंट्रीपेटल फोर्स का, तो ये सी बात स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर से खेलेगा नहीं, इसमें सारे ही सही चले जाएंगे।
किन किन क्रियाकलापों के लिए IRS यानी कि भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? तो ठीक है, इसको अगर अपन करने की कोशिश करें तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि जो भारतीय दूर दूर संवेदन जो वो फसलों की मामला, और ग्राउंड जल वाटर वाला मामला, और खनिज वाला मामला, इनके लिए करेगा। अब ये तीनों एक जैसे स्पेसिफिक है कि खेती वेती का मामला है, खेती हो गया, फसल हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, खनिजों के लिए IRS का यूज किया जाता है। बट दूरसंचार और जो यातायात अध्ययन है इसके लिए इनका यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें 1 2 3 सी हो जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी है, जब आपके पास 3 4 5 6 इस तरह से ऑप्शन और स्टेटमेंट दिए गए हों, तो जनरली इसमें सारे सही नहीं होंगे, कोई एक या कोई दो गलत होगा ही होगा। तो आप एक जैसे निकालो और बाकी सही कर दो। इनमें से उपयुक्त राज्यों में से किस में या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? और ये तीन हमें स्टेट दिए गए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। इनमें इनमें से किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? ठीक है, तो किस किस में होते हैं? अब देखो, सोचने वाली बात है कि अगर नहीं भी आता तो कैसे करोगे कि भाई मामला क्या फंस रहा है, कि इन्होंने कुछ ऐसा ऐसा मामला फंसा दिया, हमें तो नहीं मालूम है। पर आप सोच के देखो ना कि यार अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट वाला मामला फंस रहा है ना, तो ओड इवन छांटो ना। आपको नहीं पता हिमाचल का, जाने दो, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पता, जाने दो, आप अरुणाचल प्रदेश के साथ जाओ, आप मिजोरम के साथ जाओ, 1 और 3 लगाओ, आपका स्टेटमेंट सही जाएगा। सिंपल है ना, तो इसको इतना वो करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इंडिया है और आर्कटिक क्षेत्र कुछ होगा, अब वो अपना एक ऐसा स्टेटमेंट इसमें ढूंढने की कोशिश करो। अब इसमें जैसे ये मामला नहीं है इंडिया आर्क, तो इसको काटो। इसमें नहीं है, इसको काटो। इंडिया नहीं है और आर्कटिक नहीं है। भारत और आर्कटिक क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, और भारत और आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये वाला मामला यहाँ पे फंस रहा है, तो इसको आप सही करो। क्यों? क्योंकि भारत, आपने सुना होगा ना, भारती मैत्री, ऐसा मामला ये सुना है यार, ये चलता रहता है। तो ये वाला वही वही चीज है ये। तो इसमें क्या है कि इंडार्क जो है क्या है, वो आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतरजालीय जो वेधशाला है। ठीक है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चलो देखते हैं भाई, बड़ा सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और वल्नरेबल सेक्शन वाली बात है, लोगों की बात है, लोगों की प्रतिनिधित्व की बात है, उनकी भागीदारी की बात है। जनरली स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे, तो सही करोगे। यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु इको फ्रेंडली और क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वन में लगे विश्वविद्यालय, विशेष वैज्ञानिकों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो देखो, इतना बड़ा स्टेटमेंट है तो उसको एक बार छोड़ दो। आप नीचे चलो। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन REDD प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये तकनीकी सहायता प्रदान करती है। तो ये जो आपका फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ये क्या करती है कि जो REDD जो है उसके प्रयासों में क्या करती है कि वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। ठीक है, ये फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करके उसमें देशों को मदद करती है, जहाँ पे वन उन्मूलन हो रहा है वहां पे। बट ये क्या है कि जो विश्वविद्यालय, जो विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिक या संस्थाएं जो है, उनको वित्तीय सहायता ये प्रदान बिल्कुल भी ये ऐसा कोई काम नहीं करती है। ठीक है, तो आप इसमें से ये वाला स्टेटमेंट जैसे गलत होगा आपका, 1 और 3 आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। 75 में आ जाओ कि इसमें से कौन सी है जिसको हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? 75 में वेरी इजी, उड़िया भाषा को इस समय की रिसेंट में को जो कौन थी वो वही है। ठीक है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शिक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ठीक है, मान लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करती है। तो ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का काम यही है कि यही काम करता है, ये वाला काम भी करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है कि जो संकल्पना है इस संगठन से शुरू हुई, ये मामला यहाँ पे नहीं फंसेगा। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। ये थोड़ी नहीं थी, ये नॉर्मन मॉयर्स करके थे। नॉर्मन मॉयर्स करके थे, तो ये 1988 और 1990 के बीच में कई मामला फंसता है, तो ये तब की गई थी। ठीक है।
ये इसमें मामला गलत हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए कि ये दक्षिण एशिया पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैलता है, जिसकी भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है वो वाला देश बताना है। बाउंड्री वाला मामला फंसता है तो जॉर्डन इसमें नहीं है। सीरिया, लेबनान, इन सब ये सब भूमध्य सागर तक फैले हुए, बाउंड्री लगती है, जॉर्डन की नहीं लगती है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, यानी सागौन के पेड़ पौधे वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपका जो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है वहां पे इसके सबसे ज्यादा होता है। घास स्थलों में वैसे नहीं होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सागौन का कोई काम नहीं है। अर्ध पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय जो एरिया होगा वहां पर इसका मामला फंसता है। कंटीली झाड़ियां ये वैसे ही नहीं है। प्राय समाचारों में देखे जाने वाले बीजिंग घोषणा एवं कार्रवाई मंच, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है। तो बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में अगर आपको हल्का सा भी आइडिया होगा तो ये क्या है कि महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यसूची और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक वैश्विक सम्मेलन का एक परिणाम है। ठीक है। ये वाला मामला यहाँ पे फंसेगा, तो आप इसमें इसके साथ जा सकते हो। बाकी इसमें ये क्षेत्रीय आतंकवाद वगैरह को निपटने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत महासागर में धारणीय आर्थिक समृद्धि के लिए भी नहीं है, और ट्रैफिकिंग वगैरह के लिए भी नहीं है। और जनरली फिर वही वाली बात, वीएन सेक्शन महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में ऐसा सेक्सुअली कुछ ऐसा आए तो फिर आप वहां पे महिलाओं वगैरह के साथ, या ये जो भी है एलजीबीटी क्यू है, या फिर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनके साथ आप जाने की कोशिश करें। वीएन सेक्शन का मतलब ये है कि सरकार ऐसे स्टेटमेंट बनाती है ताकि ऐसा लगे कि जैसे SC ST का वाला मामला हो गया, महिलाएं हो गए, बच्चे होंगे, बूढ़े हो गए, है ना, युद्ध वगैरह से प्रभावित कोई शरणार्थी है, इन पर यूपीएससी में ऐसा स्टेटमेंट बनाती है। हर दिन कमोबेश एक सा होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूरज आकाश में ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ने लग जाती है और घने बादल बनने लगते हैं, और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है। लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इसमें से किसका वर्णन कर रहा है? रटने वटने वाली सीधी सी बात है। तो ये ट्रॉपिकल, इस क्या बोलते हैं, जो विषुवतीय जो क्षेत्र है वहां की ये बात कर रहा है। ठीक है। नहीं आए तो इसको सीधा सीधा रट लो कि ये वाला मामला यहाँ पे, क्योंकि सवाना में तो दिन भर बारिश होती है, फिर लंबी बारिश होती है, तो सवाना तो नहीं होगा। मानसून में भी लंबी बारिश होती है। और फिर मामला फिर विषुवतीय और मधु, क्योंकि कह रहा है ना कि वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो विषुवतीय क्षेत्र में ऐसा होता है कि यहाँ पे वर्षा होती है, बादलों की गर्द वर्ज होती है, बिजली चमकती है, बारिश होती है, पर तुरंत समाप्त हो जाती है, थोड़ा टाइम के लिए होती है। मानसून में तो लंबी चलती है, सवाना क्षेत्र घास के मैदान लंबी चलती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी वर्षा लगातार होगी। भूमध्य क्षेत्र में ऐसा, विषुवतीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर क्या करो, आप विचार करो। तो पिछले दशकों में वास्तविक जो जीडीपी अपनी, उस पर वृद्धि लगातार बढ़ती गई, यानी कह रहा है कि इस तरह से जीडीपी ने ग्रोथ की है। और पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपए में जीडीपी लगातार उत्पादन बढ़ लगातार, ये कह रहा है कि इसमें भी ऐसे ग्रोथ हुई है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, सोचने वाली बात है कि यार ग्रोथ जीडीपी ऐसे ऐसे से होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। तो ये मामला नहीं फंसेगा। और यहाँ पे फिर वाली बात क्या कि स्टेडली, और यहाँ पे भी स्टेडली है, जो कि अपने आप में क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। भाई एक साल भी अगर नीचे चला गया और लगातार पिछले दशक में यानी 10 सालों में कभी जीडीपी नीचे नहीं आई क्या? एक साल में तो आई होगी ना। तो जैसे आप इस तरह से क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जीडीपी तो लगातार ग्रोथ नहीं की। फिर कह रहा है कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में जीडीपी लगातार बढ़ रहा है, बाजार कीमतों पर। ठीक है, बाजार कीमतों पर। तो क्योंकि 2015 में पूछा गया था और यूपीएससी ने इसका आंसर ये तो गलत माना था, और इसको सही माना था यूपीएससी ने। अब मुझे उस समय का डेटा याद नहीं है, बट अगर अभी मैं कर रहा होता तो इस क्वेश्चन में क्या करता, इसको मैं डेफिनेटली गलती करता। तो आप लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि अगर इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए तो आप इसके साथ जाओ। क्योंकि जब 10 में से भाई 9 हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम फिर एक की चिंता क्यों करें, क्यों दिमाग लगाएं? क्योंकि अगर इसमें एक में दिमाग लगा ली तो बाकी 9 में भी दिमाग लगाओगे। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। और इस समय जीडीपी जो सकल घरेलू घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर बढ़ा होगा, तो लगातार बढ़ रहा होगा, बाजार कीमतों पर तो बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि ये होता है ना कि महंगाई तो बढ़ी है। भाई महंगाई का बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज पहले 14 रुपए की मिलती थी, फिर वो क्या हुआ कि 20 की मिली, फिर वो 30 की मिली। तो हो सकता है वो 25 की मिल रही हो, पर वो 14 की तो नहीं मिल रही ना। तो इस हिसाब से तो ठीक है, लगातार बढ़ ही रहा था जीडीपी। भाई यहाँ पे ठीक है, रिवर्स हुआ हुआ, बट बढ़ तो रहा ही था इसके कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में। बट वो जो मामला है ना कि ये लगातार वाला, ये वाला मामला नहीं। तो इसमें इन्होंने ये वाला आंसर माना था। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। गलत स्टेटमेंट।
आधे से ज्यादा हो ही नहीं पाएगी भाई। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। स्टेटमेंट है गलत। अब ये गलत क्यों है? ये बेसिक लक्ष्मीकांत है। ठीक है, एकदम बेसिक लक्ष्मीकांत एकदम। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है वो वाला सीन आपने देखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि ये वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है। लक्ष्मीकांत खोलो, विधान परिषद निकालो और फिर देखो कि राज्य का राज्यपाल है या कौन है दूसरे राज्य के विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे और सुरक्षण रखे किसमें है भाई साहब, किसमें है? बताओ। बताओ किसमें है? संविधान की उद्देशिका में है, डीपीएसपी में है, मूल अधिकार में है या मूल कर्तव्य में? भाई साहब मूल कर्तव्य में यार। परितंत्र इकोसिस्टम का सबसे शानदार आपको यहाँ पे वर्णन बताना है, तो सबसे शानदार वर्णन क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म जो है उसका समुदाय और उसके साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहता है, तो व्यक्ति जिस समुदाय में जिस पर्यावरण में रह रहा है और उसका उस पर्यावरण के साथ जो जिस तरह का इंटरकनेक्ट है, उसका जो इंटरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उससे अपन क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की केंद्रीकरण, जिसमें तीन नहीं है सबसे पहले तो उसको काटो। तीन काट दिया तो अब आपका तीन सही है, तीन सही है, तीन सही, अब इसका एक भी सही हो गया आपका, तो एक भी सही कर दो। ठीक है, अब इसके बाद में राजनीतिक जवाबदेही। राजनीतिक जवाबदेही की बात आ रही है तो ऐसा ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं, काटो। और वित्तीय संग्रहण तो था ही नहीं, तो ये भी काटो, तो आपका एक और तीन आप में सही हो जाएगा। इसके बाद में 86 में आ जाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करो कि इनमें से कौन सा जो मौद्रिक नीति के घटक है, मौद्रिक नीति के घटक बताने हैं आपके। तो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये दोनों है मौद्रिक नीति के घटक। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब मौद्रिक नीति के घटक है। और पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू ये दोनों साथ में नहीं होंगे। ठीक है, और एक चीज और, क्योंकि आप देखोगे कि एक जैसी चीजें यहाँ पे बार बार पूछ रहा है कि या तो ये होगा तो ये भी होगा, तो ऐसे स्टेटमेंट या तो अगर देखो सारे के सारे सही है नहीं, तो सारे सही नहीं, तो या तो दोनों साथ में सही जाएंगे या दोनों साथ में गलत जाएंगे, तो दोनों साथ में गलत जाएंगे क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही है नहीं। तो आपका इसमें यहाँ पे एक और दो सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा इनमें से एक सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल सरकार का उत्तरदायित्व है। क्यों भाई सरकार क्यों, बाकी चीजें क्या करेगी? आम आदमी भी, या आम आदमी इसमें कोई रोल नहीं है क्या? आरबीआई क्या करेगा? है? सरकार क्यों, आरबीआई क्या करेगी फिर भाई? गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारत के रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं भाई। वो आर आर सी एल आर, एस एल आर, एम सी एल आर, ये सब क्यों करता है रिवर्स? भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए तो ये सब करता है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कम ज्यादा करता रहता है, तो ये तो नहीं होगी। घटा हुआ मुद्रा परिचालन जो मनी सर्कुलेशन है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य मनी सर्कुलेट होगा और उसकी मात्रा अगर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, वही तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करेगा। ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और बढ़ा हुआ तो महंगाई को बढ़ाएगा, ये नियंत्रण नहीं कर पाएगा इसको भाई। ठीक है, तो इसमें आपका सी सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा है जो परमाणु शास्त्रों के अप्रसार यानी कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसने सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के लिए नाम से जाना जाता है, कि मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र न्यूक्लियर वेपन स्टेटस है। ठीक है, किस किस के पास जो ऐसा है कि, तो बहुत ऑब्वियस सा इसमें मामला है कि इंडिया तो है नहीं, तो तीन तो काटो। एनपीटी का इसने नहीं किया है भागीदारी, तो ये काट दो, ये काट दो। ठीक है, और पाकिस्तान भी नहीं है इसमें। ठीक है, और जहां भारत और इजराइल जनरली साथ ही रहते हैं, तो ये भी नहीं है। तो आप में इसका क्या हो जाएगा? एक और दो आपका हो जाएगा। चीन और फ्रांस जो है इन्होंने क्या एनपीटी वगैरह पे इन्होंने सहायता वो संयुक्त वगैरह किया हुआ है। कल्याणकारी राज्य की बात जब भी आएगी, आप हमेशा किसके साथ जाओगे? आप डीपीएस पे के साथ जाओगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि यार मामला कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाला है। पूंजी बढ़ो तो टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस वाला मामला है। भारत में संसदीय प्रणाली किस प्रकार है? क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। H1N1 किसका मामला फंसता है? स्वाइन फ्लू का, डेंगू, डेंगू वायरस, HIV। बर्ड फ्लू में कौन सा होता है बताओ? होमवर्क है।
भारतीय रेल द्वारा उपयोग में किए जाने वाले जो बायो टॉयलेट्स है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तो इस जीव शौचालयों में मानव शिष्ट का अपघटन जो फंगल इनोकुलम द्वारा उपक्रमित इनिशिएट होता है। ठीक है। तो जीव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया। गलत। ओनली। भाई सिर्फ अमोनिया और सिर्फ जलवाष्प ही क्यों? कोई भी अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर निकलता है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। मान लीजिए यहाँ पे CO2 का कुछ रोल हो तो कह रहा है वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं जलवाष्प और अमोनिया। CO2 हल्की सी भी 0.0000% में निकली तो गलत हो जाएगा ना मामला इनके अपघटन से। दो गलत, दो गलत। और ये क्या है कि जीव शौचालयों में मानव शिष्ट का अपघटन जो फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित या इनिशिएट होता है। फंजाई नहीं करता, ये करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया करता है, फंजाई नहीं करता है। ये भी गलत हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नकदी यानी कि लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? ठीक है, तो वो तो ऑब्वियस क्वेश्चन है यार, आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो डॉलर और जो अन्य दुर्लभ मुद्रा है उनसे ये संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय नकदी। ठीक है। इंटरनेशनल करेंसी तो वही है ना। डॉलर वगैरह मामला फंसे तो मारो सीधा। फ्यूल सेल्स जिनमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, करते हैं। फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए होता है, किंतु लैपटॉप जैसी क्यों नहीं हो सकता भाई? फ्यूल सेल्स में काम क्यों नहीं सकता? जब भवनों को आप कर सकते हो, ये विद्युत प्रदान कर सकते हो, बट लेकिन आप लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी छोटी युक्ति को नहीं। वाह, घर बड़ी चीज है उसको कर सकते हैं और लैपटॉप को आप विद्युत का सप्लाई कर नहीं सकते। ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। दो नंबर गलत, दो नंबर गलत, एक नंबर आपका सही है। और ये यूपीएससी हमेशा करेगी। क्या करेगी कि जैसे एसी है उसको डीसी कर देगा, डीसी उसको एसी कर देगा, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट को गलत करना इजीली उनके लिए इजी होता है ना। तो ये एसी नहीं, यहाँ पे डीसी होगा आपका, केवल ए सही हो जाएगा। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट या रेफर करती है, किसको रेफर करती है? दक्षिण भारत में सूती स्तर पर हाथ से की गई जो चित्रकारी होती है वो कलमकारी होती है। अब आ जाओ 97 में 20 ग्राम संकल्पना सीड विलेज। सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख और सबसे मतलब सबसे उद्देश्य का सबसे सर्वोत्तम वर्णन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वो ये बता रहा है कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट है वो इस मामले में ऐसे से सही है, ऐसे से गलत है। ठीक है। तो जो किसानों को जो गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत जो गुणवत्ता युक्त जो बीज है वो उपलब्ध करवाना, इसका 20 ग्राम कल्पना का सबसे शानदार उद्देश्य जो यही है। किसानों को अपने खेतों में बीजों के खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। दूसरों से खरीद के लिए हतोत्साहित क्यों करना भाई? ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा ना। सरकार ऐसा काम क्यों करेगी कि भाई तुम अपने बीज का यूज कर, पड़ोसी के बीज का यूज ही मत कर? ये तो मतलब गलत स्टेटमेंट हो गया ना। कुछ कुछ ही गांव क्यों? 20 ग्राम संक्रमण तो सभी के लिए हो गया ना, कुछ ही गांव क्यों? कानूनी रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ये मना करना है, कुछ ही गांव क्यों भाई? सारे ही होंगे ना। गांवों में उद्यमियों को अभिगत आइडेंटिफाइड करना, उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो मामला फिर इसमें और इसमें फंसेगा। तो जो सबसे शानदार इसका जो वर्णन है वो 97 में हुआ है। वर्षा निरंतर प्रतिवर्ष निरंतर घाटे सॉरी, क्या बोल गया यार, ज्यादा हो गई क्वेश्चन आज। सॉरी। वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कि घाटे का बजट ना आए तो इसलिए सरकार कौन कौन सी कार्यवाहियां करती है? तो सरकार क्या करती है? राजस्व व्यय में कमी लाएगी, खर्चा कम करेगी। और इसके अलावा क्या करेगी? जो सब्सिडी दे रही है उनका युक्तिकरण करेगी। युक्तिकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं आपका रैशनलाइजिंग करेगी, कि देखेगी कि कहाँ देनी चाहिए, कहाँ नहीं देनी चाहिए, कम ज्यादा करेगी उनको। अब नई कल्याणकारी योजना चलाएगी तो उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। ज्यादा पैसा लगेगा तो मामला फंसेगा, घाटे का बजट ही जाएगा फिर तो इसमें दो नंबर तो होगा नहीं, दो नंबर होगा नहीं, एक आपका सही हो गया और तीन फिर बचा है तो तीन सही हो जाएगा। उद्योगों का विस्तार करना भी सरकार के घाटे का मामला होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है फायदा दे, पर शॉर्ट टर्म में तो भाई पैसा खूब लगेगा ना। तो जीआई टैग है किस किस के बारे में, मतलब किस किस को जीआई टैग जो मिला हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान वाले आराम से कर सकते हैं इसको कि भाई दाल बाटी चूरमा है उसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है, बट बनारसी जरी साड़ियाँ मिला है, तिरुपति लड्डू को भी मिला है, तो एक और तीन आप में इसमें सही हो जाएगा। जीआई टैग अब कितने साल के लिए क्या मामला रहता है बताओ मुझे?
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताइए कि कौन कौन सा मामला इसमें सही है। तो ठीक है, यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी, बिल्कुल सही बात है। और यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, बिल्कुल NBFC है ये, जो मतलब फाइनेंशियली आपको सर्विस प्रोडक्ट वो उपलब्ध करवाती है। तो उसमें एक और दो आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, मामला कहाँ फंसेगा। अब सीन ये है कि 2015 का अपन पेपर कर लिया, ठीक है। हमने यही पढ़ा कि जैसे कैन, एनी, तो कैन पॉजिटिव जाएगा, एनी नेगेटिव चला जाएगा, ऑल कहीं लिखा हो तो वो भी नेगेटिव चला जाएगा। या फिर हमने ये देखा कि दो स्टेटमेंट अगर एक जैसे हो, चार स्टेटमेंट में से दो एक जैसे हो, तो या तो वो दोनों सही होंगे या दोनों वो गलत होंगे। अगर जोड़े में आंसर पूछा है, अगर अलग अलग से पूछा हुआ है, तो सीन क्या रहेगा कि भाई जो दो सेम सेम स्टेटमेंट है ना, उन्हीं में कई मामला फंसेगा। कोई एक स्टेटमेंट है कि इस तरह से ये लगातार बढ़ता है या फिर ये लगातार घटता है, तो या तो बढ़ेगा या घटेगा, उन्हीं में मामला फंसेगा। तो इस तरह से आपको ये वाला आंसर देखना होगा इसमें, ठीक है। फिर जो मोस्ट कॉमन होगा वही आप उस मोस्ट जो कॉमन होगा उसके साथ जाने की कोशिश करो। VN सेक्शन के साथ आप जाने की कोशिश करो। नहीं आता तो DPS पे लगाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर भी नहीं आता तो आप वर्ल्ड बैंक के साथ जाओ। ये कीवर्ड हैं यूपीएससी के, जनरली यूपीएससी इन्हीं को फॉलो कर रही है, तो आप इन्हीं को फॉलो करो, ठीक है। बार बार बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भाई सीधी सी बात है कि यार PYQ का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई अल्टरनेट है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब करना ही है तो कर ही लो ना, इसको कर ही लो, ठीक है। मैं 1 to 1 भी कर लेंगे अपन, ठीक है। पर जितना अभी तक हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप वीडियो को 2x पे चलाया करो और छोड़ दिया करो, कुछ तो दिमाग में घुसेगा ही, ठीक है। तो अभी क्या है कि 2015 का पेपर भी हो गया, 5 साल के पेपर हो गए अपने, जैसे तैसे मैंने करवा दिए। अभी और डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन को और डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, अभी 2016 से लेकर के 2023 तक। और वादा करता हूँ आप लोगों से कि मामला फंसेगा नहीं आपका इस बार, ठीक है। ये जो टारगेट है ना कि कम से कम इतना आना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट तो इतना है 120, बट वो काट पीट के 100 आ जाएंगे अपने, ठीक है। और फिर आपका वही वाली बात है कि सी सेट भी, तो सी सेट भी अपन अभी इसके बाद में सी सेट भी अभी शुरू कर लेंगे, ठीक है। 2000 आई थिंक 13 से मामला फंसेगा, तो उसका 2013 से अपन करना शुरू कर देंगे, 13 या 14 से जो भी पेपर है सी सेट के, क्योंकि उस समय इजी थे, धीरे धीरे टफ आना शुरू हो गया था। तो जैसा जितना भी पेपर होगा अपन कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2015 वाला पेपर हो गया है आपका, बाकी करेंगे अपन आराम से, ठीक है। चलो bye।